Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक और साथ में पेडागोजी सेशन और व्याकरण सब कंप्लीट करा रही हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बात कर ले रही हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है NCERT बुक क्लास 7 का हिस्ट्री और ये आज हमारा सेकंड चैप्टर होगा। ओके, और इन वीडियोस के अगर आप PDF फॉर्म चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे स्टडी क्विज ही आपको सर्च करना है, चैनल आपको मिल जाएगा और वहाँ पे PDF भी मिल जाएगा। ओके, तो मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी क्विज ही आपको सब जगह सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उसे स्किप करते जाऊंगी। कुछ वर्क आपको भी करना है, कुछ वर्क मैं तो कर ही रही हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो अब ये चूंकि सेकंड चैप्टर है तो इस चैप्टर का जो नाम हो जाएगा नए राजा और उनके राज्य, यानी कौन कौन से नए राजा उभरे और उनका कौन कौन सा राज्य बना, उन्होंने कौन कौन सा अपना राज्य बनाया, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। ठीक है, तो चलिए साथ में सबसे पहले आप इस मानचित्र को देखिए, गौर से देखिएगा, स्क्रीनशॉट अभी आप लेते जाइएगा। तो यहाँ पे बहुत ऐसे चीज़ें दी गई हैं जैसे मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। जैसे मानचित्र 1 में कह रहा है कि 7वीं से आपको 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य, यानी 7वीं से और 12वीं के बीच में कौन कौन से प्रमुख राज्य बने थे इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानो, जिसे चौहान कहते हैं अब, के स्थान का निर्धारण कीजिए। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था। परिवर्तनशील सीमाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं, कैसे कैसे परिवर्तन हुए थे। अब मैं ऊपर लेके चलती हूँ और इसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। याद रखिएगा कि जितने राजवंश का उदय हुआ था वो 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। NCERT बुक में ये दिया गया है और ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में इसी तौर पे ज़्यादातर पूछते हैं, इसी में स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, अब मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है, इसी की बात कर रहा है। ओके, अब मैं बढ़ रही हूँ नए राजवंशों का उदय। अब उनका उदय कैसे कैसे हुआ इसके बारे में डिस्कस की गई है। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मातहत या सामंत एक ही है, के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, यानी पूरे मंडल के महान स्वामी, ठीक है, इसका अर्थ हुआ, इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। ठीक है, तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे, ध्यान से इस चैप्टर को सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे बार बार रिपीट होते आता है सीटेट में, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन दिया कहाँ से। ओके, अब मैं आती हूँ यहाँ से कि इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। ठीक है, राष्ट्रकूटों का था कहाँ पे, तो दक्कन में। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। शुरुआत जब थी, स्टार्टिंग जब उनकी हुई तो कर्नाटक में जो चालुक्य राजा थे उनके अधीन वो रहते थे। ओके, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, यानी इसका अर्थ होता है सोने का गर्भ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सोने के गर्भ को हिरण्य गर्भ कहा जाता है, सीटेट में क्वेश्चन बन सकता है। नाम का एक अनुष्ठान किया, ये एक अनुष्ठान था, ये भी याद रखिएगा। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व
प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब वो शुरू से अगर क्षत्रिय वंश में नहीं पैदा लिया है, क्षत्रिय नहीं है, लेकिन ये अनुष्ठान करने के बाद वो क्षत्रिय बन सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन सा अनुष्ठान था आप सभी का? तो हिरण्य गर्भ का। इसका जो अर्थ होता है सोने की गर्भ। ठीक है, आगे है कि कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शरणम और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित की। स्क्रीनशॉट लेते जाएगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। अब ये जो फिगर देख रहे हो, ये इसके बारे में ये कह रहा है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, ओके, यानी जो उसमें भित्तियां बनाई गई हैं उसमें ये भित्ति चित्र बनाया गया है, जिसमें विष्णु को नरसी अर्थात पुरुष सी के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो ये नोट यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि एलोरा की गुफा में क्या दिखाया गया है? तो ज्यादातर विष्णु के नरसी अवतार को दिखाया गया है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो राष्ट्रकूट में। तो एलोरा का गुफा आपको राष्ट्रकूट में मिलेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शरणम और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ठीक है, ये भी नोट डाउन करना है कि ये लोग ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यानी उस टाइम के जो ब्राह्मण होते थे उनका ये काम नहीं था, शस्त्र उठाना उनका काम नहीं था, लेकिन ये अपने पेशे को छोड़कर शस्त्र उठाकर अपना जो राज्य को बढ़िया ढंग से वो लोग अपना चलाए और उसको स्थापित भी किया और ढंग से सफलतापूर्वक चलाए भी। तो इसको भी आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, ठीक है, इसका अर्थ होता है राजाओं के राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसका अर्थ होता है तीनों भुवनों का स्वामी। नोट डाउन जरूर कीजिएगा, सीटेट में अर्थ में इसका आ सकता है कि त्रिभुवन चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है। ओके, और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता में साझेदारी करते थे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको डीपली नॉलेज लेना है तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आगे है कि इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इन हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। यानी भूस्वामी जो प्राप्त करता था वो भूस्वामी होने का, यानी भूस्वामी का अर्थ होता है कि वो जमीन है उसका स्वामी, जो जमीन है उसकी स्वामी को भूस्वामी कहा जाता है। तो इसका दावा वो लोग करते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, यानी जो व्यापारी होते थे उनसे भी राजस्व यानी टैक्स लिया जाता था। 400 कर, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे मैं चलती हूँ कि ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार पर बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों का निर्माण भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। ठीक है, आगे है यहाँ पे कि राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशील व्यापारियों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। ठीक है, यानी वंशानुक्रम ये चलती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन आदतों पर होते थे। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बच्चों के लिए पूछे गए हैं। अब आती हूँ मैं प्रशस्तियां और भू अनुदान। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है, और इससे क्वेश्चन बहुत सीटेट में बनते हैं, आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य
नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसने जो राजा थे वो अपने आप को दर्शाते थे कि वो कैसे थे, कितने शक्तिशाली थे, कितने महान थे, ये वगैरह वगैरह। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन के मदद में करते थे। ठीक है, मदद करते थे। आगे है कि नागभट्ट की उपलब्धियां, ये यहाँ पे दिया गया है, जो आपको स्क्रीनशॉट लेके करना है। ये कराने से फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो मैं रटूंगी अभी बोलूंगी वो आप खुद भी पढ़ के नोट कर सकते हो, तो उतना तो आप काम कर ही सकते हो, तो स्क्रीनशॉट लेके जरूर कीजिएगा। मैं आपको ले चलती हूँ आगे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, यानी भूमि उन्हें देते थे पुरस्कार में। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। यानी ये देख रहे हो, ये तांबे की बनी रहती थी, और जिसे ये लोग गिफ्ट करते थे या उपहार वगैरह या पुरस्कार देते थे, उसको ये चीज लिखकर और देते थे तांबे पर। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा गया है। इसकी बात कर रहा है। ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा लिखे गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं, यानी इसकी बात कर रहा है ये, उन पर राजसी मुहर लगी हुई है। ओके, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ओके, अब मैं चलती हूँ यहाँ पे कि भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता है, इसको भी आपको खुद ही स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करना है। ठीक है, सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए प्लीज इसे इतना मेहनत आप जरूर कीजिएगा। 12वीं शताब्दी एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। ये कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों की वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियां के लेखकों से वह भिन्न, वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। तो इससे भी क्वेश्चन काफी बनते हैं एग्जाम में, इसे स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अब धन के लिए युद्ध, इसके बारे में जान लेते हैं कि आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ठीक है, कन्नौज से भी क्वेश्चन बनते हैं। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, इसलिए क्योंकि सीटेट में काफी क्वेश्चन इससे आ चुके हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। ओके, तो कन्नौज के लिए ये जो 3 थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, जो है एक कन्नौज पे अपना नियंत्रण पाने के लिए बहुत आपस में लड़ते थे, इसलिए इस जो है झगड़े का नाम रखा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। ओके, जैसा कि हम देखेंगे, यानी पृष्ठ 62 से 66 की बीच की बात कर रहा है कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, तब मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मंदिरों का ये लोग नाश क्यों करते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ोगे। आगे मैं ले चलती हूँ। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल था। तो ये भी काफी क्वेश्चन आ चुका है काफी बार सीटेट में। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च हो गया। ठीक है, आगे है कि सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। ठीक है, आगे है कि अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद
आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका बन गया कि किताब अल हिंद किसके द्वारा रचित था, तो वो था अल बेरूनी। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पश्चिम और पूर्व को अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। इनका जन्म जो है 1168 में और मृत्यु इनकी 1192 में हो गई थी, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को, ये अफगानी शासक था, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाइएगा। चोल राज नजदीक से नजर, ओके, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे छोटा कर दी हूँ। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ यहाँ पे, उरैयूर से तंजावुर तक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते जाइएगा, सुनते जाइएगा। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टुरियार नामक एक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टुरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शासक और निशुंभु शूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना गया, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के प्रथम राजेंद्र प्रथम, ये भी नोट डाउन करना है, राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, इससे भी क्वेश्चन काफी बार बनते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इन भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकर, बावर्ची, मेहतर, ठीक है, ये मंदिर की भी ले लीजिएगा, मैं आगे बढ़ ले रही हूँ, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। एक दूसरे में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऊपर ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। तो ये है कि गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरफ से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करो। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। ठीक है, कैसे ये ऊपर देखिए, इसका गुंबद तक जाते जाते ये एकदम शून्य की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये पिरामिड जैसा दिख रहा है और यहाँ पे जितने हैं आप इसमें छोटे छोटे प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई गई हैं। जितने आप यहाँ पे देख रहे हैं इस सब में गुंबद में आपको प्रतिमाएं
तैयार की गई हैं। आगे है यहाँ पे कृषि और सिंचाई, इसकी क्या स्थिति थी इसके बारे में जान लेते हैं कि चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ गई है। ये शाखाएं बार बार पानी उलिचती है, जिससे किसानों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों पर कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमानों पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ दूसरों इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। आगे चित्र 4 की बात कर रहा है यहाँ पे कि एक चोलकांस्य प्रतिमा है। ओके, यहाँ पे जो अभी आप देख रहे थे कि कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं कई तरह बनाई जाती थी। यह जानने के लिए अध्याय 6 को देखिए आप फिगर को मैं फिर से आप सभी को दिखा दे रही हूँ। आगे पढ़ लेती हूँ मैं, इसको भी आप देख लीजिए। चित्र 5 का बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है। ओके, हौज से नदी की शाखाओं में पानी प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करने और नदियों और शहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। आगे मैं बढ़ लेती हूँ यहाँ पे कि कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाइयों के लिए कई पद्धति अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों की व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किए जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन, इसको भी जान लेते हैं कि प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध होती गईं, ठीक है, हो गई थी। इस तरह की गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। विल्लाह जाति के धनिक किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, इसका अर्थ है 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसानों के अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। इनके अर्थ कौन कौन से बनते हैं, इससे क्वेश्चन काफी सीटें में बन सकता है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब भूमि के प्रकार कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा के नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बढ़ती हूँ आगे कि हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के हिस्सों में, दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों की संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु में चिंगलपूट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादियों की देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनके सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम पर ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन पर रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था।
अब यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी आप लेते जाइएगा, ठीक है। और इसको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अभी ये जो देख रहे हैं इसको भी स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर कीजिएगा। ये सब सारे क्वेश्चन है, रिकॉल के काम आते हैं, प्लीज इसे स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और ये था आज का चैप्टर जो हो गया है यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।